चलिए बेटा। सो थर्ड टॉपिक हमारा चल रहा है 12th के पार्ट 1 बुक के अंदर से। ठीक है, जो 12th का आपका स्टेट बोर्ड का बुक है उसके अंदर जो पहला पार्ट है उसके अंदर का टॉपिक है हमारा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके अंदर का पहला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब बेटा हम लोग सेकंड टॉपिक जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन, आगे लिखता हूँ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो कई सारे लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में SOT भी बोलते हैं, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये ज़्यादातर SOT के नाम से फेमस है। अब हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर इन लोगों ने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की है, दैट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा ये पोलर रिप्रेजेंटेशन वाला जो सीन है ना, वो हम लोगों ने 11th में भी देखा था। मेरे ख्याल से जब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आप लोगों को, ये भी तो ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन 11th वाला जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो शायद उसके अंदर मैंने आप लोगों को पोलर रिप्रेजेंटेशन बताया था, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था, पता नहीं। हाँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में मेरे ख्याल से, हाँ ट्रिग्नोमेट्री में ही पोलर रिप्रेजेंटेशन बताया। लेकिन फिर भी क्योंकि ये 12th में इंक्लूड किया है, इसका मतलब इसके ऊपर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और CET के लिए तो वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, तो मुझे बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, समझ लेना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर, वो है पोलर रिप्रेजेंटेशन, या फिर कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। देखिए प्लेन के अंदर अगर एक पॉइंट दिया है तो उसका पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन विथ रेफरेंस टू सम एक्सिस हम बताते हैं, उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हम लोग उसका पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। तो ये इससे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। ठीक है ना, हम लोगों ने बिल्कुल मतलब जब से होश संभाला है तब से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए क्या बनाया गया है, दो लाइंस का इस्तेमाल किया है, दो परपेंडिकुलर लाइंस का, और उसके रिलेटिव आपको पोजीशन पता चलता है पॉइंट का, विथ टेकिंग रेफरेंस ऑफ दैट टू परपेंडिकुलर लाइंस। अगर उन लाइंस, टू परपेंडिकुलर लाइंस का ओरिजिन अगर शिफ्ट करे, उनका पोजीशन चेंज कर दे, तो पोजीशन ऑफ द पॉइंट भी बदलेगा। तो पॉइंट का बेसिकली जो पोजीशन हम लोग देखते हैं, पॉइंट का पोजीशन जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो वो अब तक हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने दो लाइन से पूरे प्लेन को डिवाइड किया था, दो परपेंडिकुलर लाइन से, उनको हमने क्वाड्रेंट कहा था। फिर पॉइंट लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है उनको इनको रियल नंबर से एसोसिएट किया था, ताकि हम लोग कोऑर्डिनेट लिख सकें। अब पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है पता है, पोलर कोऑर्डिनेट में ये सारी झंझटें हटा दी गई है। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या किया है, एक सिंपल पॉइंट फिक्स करना है आपको प्लेन के अंदर, कहीं पर भी ले लो, आपकी मर्जी। मैंने ये पॉइंट फिक्स कर दिया। अब यहाँ से इन इसमें से निकलने वाला एक रे निकालना है। तो इन शॉर्ट आपको एक रे लेना है पॉइंट के प्लेन के अंदर। ठीक है, एक रे आपने ले लिया। अब रे में आपको पता है कि एक जो एंड होता है उसमें से आपका एरो निकलता है, तो एक टर्मिनल पॉइंट होता है और दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनल होता है। तो आप टर्मिनल पॉइंट जो होता है जहां से रे स्टार्ट होता है, इनिशियल पॉइंट जो होता है रे का, उसको आप कहेंगे पोल। ये होता है आपका पोल। ठीक है, दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट। और ये जो आपने रे निकाला है, तो इसके ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, जैसे हमने P ले लिया, ठीक है, M ले लेते हैं, OM। ठीक है, तो OM को कहा जाएगा पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है प्लेन के अंदर, देखिए टारगेट ध्यान में रखना कि हमें पॉइंट का पोजीशन पता करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लेन के अंदर ये यहाँ पर पॉइंट है जिसको मैंने P कहा। अब इस P पॉइंट का मुझे पोजीशन लिखना है, तो पहले पहले अगर लिखना होता था तो हम लोग क्या करते थे, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज करना है, प्लेन के हम लोग चार टुकड़े कर देते थे दो परपेंडिकुलर लाइन से, जैसे यहाँ पर किए। अब विथ रेफरेंस टू दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस वी कैन टेल द पोजीशन ऑफ पॉइंट P। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस से हम इस पॉइंट का पोजीशन बताते हैं। लेकिन अगर हमें इसी प्लेन के अंदर के इसी पॉइंट का पोजीशन बताना है, तो आप दूसरा रेफरेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दूसरे रेफरेंस में क्या है, दूसरे रेफरेंस में आपको ना प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना, बस एक पॉइंट लेना है, मतलब एक रे ले लो कहीं पर भी,
तो उस रे का जो इनिशियल पॉइंट रहेगा उसको पोल कहा जाएगा, और जो रे रहेगा उसको कहा जाएगा, जो लाइन रहेगा रे का उसको कहा जाएगा पोलर एक्सिस। अब करना क्या है, बस भैया इसको यहाँ पर एक किला होता है ना हमारा, उसको ठोक दो, मतलब इसको फिक्स कर दो, तो ये फिक्स हो जाएगा। तो जैसे क्लॉक के अंदर हैंड्स घूमते हैं ना, वैसे आप इसको घुमा सकते हो इस पोलर एक्सिस को। तो ये इसीलिए पोल को फिक्स किया गया है। आप जहां मर्जी पोल ले लो, यहां पर भी ले सकते हो, यहां पर, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर इसका पोजीशन रहेगा। अब होता क्या है कि जब आपने ये डिफाइन कर दिया कि भैया हम लोग इस प्रकार से, जैसे क्लॉक के अंदर हैंड होता है उस प्रकार से हमने एक हैंड ले लिया है, तो हैंड घूमता है क्योंकि उसका एक पॉइंट फिक्स होता है। तो यहाँ पर इसका एक पॉइंट फिक्स है और आपका पोलर एक्सिस घूमने वाला है। अब ये घुमाना है आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमकर कहां पर आएगा, फिर से वहां पर आएगा। तो या तो इनिशियल एंगल आप कंसिडर करो या फिर टर्मिनल। उन लोगों ने क्या किया है, ये जो इसका घूमना है उसको इन्होंने डिनोट किया है थीटा से, और इसको कहा है उन्होंने वेक्टोरियल एंगल। उसको क्या कहा है, वेक्टोरियल एंगल कहा है। ठीक है, ये हमारे बुक के अंदर की नोटेशन है। सो दिस इज अ वेक्टोरियल एंगल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट को फिक्स करके इसको आप रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम रोटेशन, मिनिमम रोटेशन कितना हो सकता है 0 डिग्री का, और मैक्सिमम कितना होगा 2 पाई से छोटा। ले देखना 2 पाई अगर इक्वेट करेंगे तो फिर ये दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि जब थीटा 0 रहेगा उस समय जो एक्सिस का पोजीशन है वही 2 पाई पर भी होता है, इसलिए 2 पाई को आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो थीटा का मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0 और मैक्सिमम हो सकता है 2 पाई। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब अगर मुझे पॉइंट पी का पोजीशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको तब तक रोटेट करूंगा जब तक ये पी में से पास नहीं होता। तो ये मैंने रोटेट किया इसको। अब रोटेशन कितना हुआ, देखिए मैं एंगल दे रहा हूं यहाँ पर, मतलब डायरेक्शन दिखा रहा हूं। रोटेशन हुआ थीटा डिग्री का। ठीक है, अब ये जो पी पॉइंट है उसमें से आपका एक्सिस पास हो गया, वहां पर रुक जाना है। तो इतना रोटेशन हुआ है, और इस पोल से इस पी का जो डिस्टेंस है वो डिनोट किया गया है आर से। ठीक है, तो इसको कहा गया है रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है, इस आर को कहा गया है रेडियस वेक्टर। इस नाम से डरने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही नाम है। आप इसको अगर वेक्टर की भाषा में नहीं कहना चाहते हो तो वेक्टर इसलिए कहा है कि डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द पोल। ठीक है, इस एक्सिस की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पोल है क्योंकि रे है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट एज अ वेक्टर। वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, तो क्या है बेटा यहाँ पर, ये जो आपका ओपी है दैट इज, हाँ ओपी है, उसको रेडियस वेक्टर का है, उन्होंने ऐसे ही कहा है रेडियस वेक्टर, क्या मतलब कुछ उसका है नहीं, बस ये है कि पी का ओ से डिस्टेंस कितना है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पी तक जाने में रोटेशन कितना हुआ है और पी से ओ का डिस्टेंस कितना है, ये दो चीजें डिटरमाइन करती है पी को कंप्लीटली। अब आप सोचेंगे कैसे, देखिए जब आप मान लेते हैं कि इसका रोटेशन थीटा डिग्री है, मतलब कुछ भी 30 डिग्री का हो गया होगा, अब यहां से 30 डिग्री तक है, तो आपने जब ये एक्सिस लिया 30 डिग्री पर, तो आपको पता है कि 30 डिग्री पर तो इन्फिनिट पॉइंट्स है, तो इसका एग्जैक्टनेस कैसे पता चलेगा, तो 30 डिग्री, ये पॉइंट 30 डिग्री पर है लेकिन कितने डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों को मिला के इसका पोजीशन फिक्स होता है। अगर आप कहते हो कि 30 डिग्री पर है और 5 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो बस ये एक ही पॉइंट आपको मिलेगा इस एड्रेस से। ठीक है ना, तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बोलते थे, वैसे यहां पर दो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, एक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये पहला कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप लोग, और दूसरा कोऑर्डिनेट रहेगा रोटेशन ऑफ द एक्सिस। So r comma theta are the polar coordinates. So r comma theta are the polar coordinates of point P. समझे, समझ में आई होगी बात अभी। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है r comma theta। अभी बेटा क्या हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो इसी पॉइंट के हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। क्या करेंगे, बस इस पोलर एक्सिस को इधर लेफ्ट में बढ़ाएंगे और इस ओ में से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, तो यहां पर हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी फॉर्म हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस P का, ये जो हमारा P है, इस M को हटा देता हूं मैं, इस M को मैं यहीं पर ले लेता हूं। तो इस P से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हमें पता है कि इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम,
इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y। ठीक है, अभी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से x, y और पोलर कोऑर्डिनेट से r, थीटा, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। तो बेटा आपको पता है कि इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मतलब क्या, इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक का, दिस इज व्हाट डिस्टेंस। तो ये है आपका x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट मतलब क्या, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, दैट इज ये, दिस इज y। तो बस अब यहां से आप लोग इन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश कर सकते हो रिलेशनशिप। कैसे, मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो एक किसी पॉइंट के, तो उसी पॉइंट्स के आप पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, या फिर उल्टा, अगर आपको किसी पॉइंट्स के पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और क्या आप उनका यूज करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, तो इसका आंसर है हाँ, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, तो इन दोनों के रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करके। तो कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर अगर मैं cos थीटा लेता हूं बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, x/r मिलेगा। और अगर मैं sin थीटा लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, y/r मिलेगा। तो आप लोग इससे लिख सकते हो x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो बस बात खत्म हो गई, आपने रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। अब अगर आपको कोई किसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट दे देता है, दैट इज r एंड थीटा, तो उसका यूज करके आप x कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, y कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। बस आपको x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए r cos थीटा ये रिलेशन यूज करना है, y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए r sin थीटा यूज करना है। समझ में आ रही बात। तो ये एक रिलेशन मिल गया जिसकी हेल्प से आप वी कैन फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये जो रिलेशन मिला है ये x इन टर्म्स ऑफ, मतलब ये जो रिलेशन है ये रिलेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स रिलेशन आपको दे रखा है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, ये क्या बताता है, रिलेशन कार्टेशियन और पोलर, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो इस रिलेशन का यूज करके। अब दूसरी चीज उल्टा, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कैसे, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, r एंड थीटा। तो r इन टर्म्स ऑफ xy आपको डिफाइन करना है, थीटा इन टर्म्स ऑफ xy। तो बेटा पाइथागोरस लगा दो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज r का वैल्यू आपको मिलेगा रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है किसी पॉइंट के, तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, एक कोऑर्डिनेट मिल गया पोलर कोऑर्डिनेट, दैट इज डिस्टेंस रेडियस वेक्टर। और दूसरा आप इसका इस्तेमाल कीजिए, tan थीटा लिखिए, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, सो sin थीटा है y/r, cos थीटा है x/r, तो r कैंसिल हो गया, तो आपने tan थीटा निकाला इन टर्म्स ऑफ y/x। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, कई सारे बच्चों को ये भी सवाल माइंड में आता है कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सिंपली मुझे r निकालना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। मतलब अगर मुझे x और y कोऑर्डिनेट्स पता है तो बस उसी का यूज करके मुझे r निकालना था, तो मैंने पाइथागोरस रिलेशन यूज किया, पाइथागोरस का थ्योरम यूज किया। अब मुझे थीटा निकालना है लेकिन सिर्फ x और y की वैल्यू का यूज करके, तो मैंने क्या किया, सिंपली tan थीटा रिलेशन क्यों लिया, क्योंकि इस रिलेशन से मुझे देखो थीटा का वैल्यू आपको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ y और x, अगर आपको x और y कोऑर्डिनेट पता है तो आप थीटा भी लिख सकते हो। तो ये दो रिलेशंस है जो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हैं तो आप पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहला हमारा ये पॉइंट था कि कैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया है एंड रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अभी मैं क्या करता हूँ बेटा, इसी के अंदर जो हमारा एक्सरसाइज है, इस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ऊपर डिपेंडेंट जो एक्सरसाइज है, तो इस पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट जो भी एक्सरसाइज के अंदर एग्जांपल है वो तुरंत ले लेता हूँ और फिर ये वीडियो में स्टॉप कर सकता हूँ, फिर मुझे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही मैं रखता हूँ, मतलब अभी इसके बाद में मैं प्रॉब्लम्स भी लूँगा, तो मैं प्रॉब्लम्स लिख देता हूँ और वो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, तो एक्सरसाइज 3.2 के अंदर के पहले दो क्वेश्चन से डिपेंडेंट इस पॉइंट के ऊपर जो हमने अभी देखे था। तो देखिए, अगर पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पहला क्वेश्चन ऑफ द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने तो ये आसान होता है। इससे उल्टा थोड़ा सा सोचना पड़ता है अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखनी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा आप लोग निकालते हो वहां पर आपको सोचना होता है। क्या सोचना होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो पहले के अंदर पहला दिया है √2, तो ये क्या है बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स है, तो इसके अंदर r है √2 एंड थीटा है π/4। तो आपको लिखने हैं
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आपको पता है रिलेशन, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा ये भी रिलेशन आपको पता है। सो x इज इक्वल टू आर मतलब रूट टू कॉस थीटा कितना दिया है पाई बाय 4, सो रूट टू इंटू पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 मतलब अरे अच्छा, सो कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू भी 1 बाय रूट टू है, y इज इक्वल टू आर का वैल्यू रूट टू साइन पाई बाय 4, ठीक है। सो रूट टू इंटू 1 बाय रूट टू, सो x मिल गया आपको 1 एंड y भी मिल गया आपको 1, तो x और y कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए आपके 1, 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे का, तो बस इसी तरीके से करना है हमें, और क्या। क्वेश्चन नंबर 2, 4, पाई बाय 2, सो r इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा r टाइम्स कॉस थीटा, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा r टाइम्स साइन थीटा, सो x इज इक्वल टू r है 4 टाइम्स कॉस थीटा दैट इज पाई बाय 2, y इज इक्वल टू r 4 इंटू साइन थीटा दैट इज साइन 90, सो कॉस थीटा का वैल्यू 0, सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल सॉरी कॉस थीटा का वैल्यू 0 है तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, y इज इक्वल टू 4, तो 0, 4 आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज पोलर कोऑर्डिनेट्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3/4, 3 पाई बाय 4, सो r है बेटा आपका 3/4 एंड थीटा है आपका 3 पाई बाय 4, ठीक है। सो अभी हमें निकालना है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो ये 3 पाई बाय 4 का थोड़ा सा मसला है, इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं ना, 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई बाय 4, तो ये आसान भी रहेगा। सो x है हमारा r टाइम्स कॉस थीटा, सो r है 3/4 इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या है पाई माइनस पाई बाय 4, अब कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो 3/4 इंटू माइनस कॉस पाई बाय 4, सो आपको क्या मिलेगा माइनस 3/4 इंटू कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू 1 बाय रूट टू, सो माइनस 3/4 टाइम्स रूट टू, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, सो आर का वैल्यू है आपके पास 3/4 इंटू साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, सो पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो 3/4 इंटू साइन पाई बाय 4, ठीक है। सो 3/4 इंटू 1 बाय रूट टू, सो आपको मिलेगा 3/4 टाइम्स रूट टू, सो ये आपके दोनों आ गए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। 7 नेक्स्ट, फोर्थ वन आपके पास है 1/2, 7 पाई बाय 3, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, सो आर है 1/2, थीटा है 7 पाई बाय 3, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं, 7 पाई बाय 3 दिया है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 पाई प्लस पाई बाय 3, यस 2 पाई प्लस पाई बाय 3, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 2 जा 6, 6 प्लस पाई 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 3, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे तो आसानी होगी। नाउ एक्स इज इक्वल टू आर टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है, सो आर का वैल्यू 1/2 एंड कॉस थीटा मतलब 7 पाई बाय 3 की जगह लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाय 3। अभी बेटा 2 पाई प्लस का कोई मतलब ही नहीं होता, वही एंगल होता है, क्योंकि 2 पाई मतलब एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, आपके पास पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री का एंगल है और एक रोटेशन कंप्लीट करके आ रहा है, मतलब 360 प्लस 60 है तो 60 ही बन गया, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको को टर्मिनल एंगल्स, सो 1/2 इंटू कॉस पाई बाय 3, सो 1/2 इंटू कॉस पाई बाय 3 मतलब 60 और इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/4 बन गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट। बात करेंगे वाई कोऑर्डिनेट की, तो वाई इज इक्वल टू आर टाइम साइन थीटा, सो आर का वैल्यू कितना है बेटा 1/2 और साइन थीटा मतलब साइन ऑफ 7 पाई बाय 3, सॉरी 7 पाई बाय 3 मतलब 2 पाई प्लस पाई बाय 3, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब साइन ऑफ पाई बाय 3 दैट इज 60, सो 1/2 इंटू रूट 3/2, तो विच इज इक्वल टू रूट 3/4, ठीक है, ओके। तो ये बन गया आपका फोर्थ वाले का कार्टेशियन। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, अब इससे उल्टा करना बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए है, पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर √2, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो दिए है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका एंगल रहने वाला है पोलर कोऑर्डिनेट में। तो √2, दोनों पॉजिटिव मतलब एंगल
कहाँ पर है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 और 90 के बीच में आएगा एंगल। ठीक है, ये बात समझनी है। सो अभी क्या निकालेंगे हम लोग, पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है तो आर निकालना पड़ेगा। तो एक्स दिया है √2, वाई दिया है √2, तो एक्स आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, √(x² + y²। सो दिस इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या 2 + 2 दैट इज 4, तो उसका स्क्वायर रूट आया 2। ठीक है, अभी आगे √2 का √2 हो गया ये। हाँ हाँ, अब tan थीटा एंगल निकालना है। सो tan थीटा इज इक्वल टू y/x हम लोगों ने लिया है रिलेशन, है ना। हमें क्या मिला था, x इज इक्वल टू r cos थीटा, सही है। तो y/x साइन tan थीटा इज इक्वल टू y/x, y क्या है √2 बाय √2 मतलब 1। सो tan थीटा इज इक्वल टू आपको मिला 1, तो इसको आप लिख सकते हो tan π/4। सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, सो देयरफॉर आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, r, थीटा दैट इज नथिंग बट r है 2, थीटा दैट इज π/4। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 0,1/2। देखिए 0,1/2 के लिए आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों पता है, देखिए 0,1/2 अगर आप देखेंगे तो ये कहां पर होता है ऐसा कोऑर्डिनेट, 0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नदारद है, गायब है, मतलब पॉइंट वाई एक्सिस पर है, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है मतलब ऊपर है पॉइंट। ठीक है ना, तो यहाँ से ऊपर जो भी पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट 0,b के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ से नीचे जो होते हैं 0,-b के फॉर्म में होते हैं। तो हमारा पॉइंट पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब रोटेशन कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो रोटेशन तो आपको मिल गया 90 डिग्री का थीटा। सिर्फ बात करनी है आर की, तो आर क्या होगा √(x² + y²। अब उसके अंदर भी क्या है, 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट गया, तो आर का वैल्यू मिल गया 1/2। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। बात करेंगे नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, -√3। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से 1, -√3। तो बेटा यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पर अभी आपको संभलना पड़ेगा। ठीक है, कैसे संभलना है देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो r निकालते समय तो कोई दिक्कत नहीं, x² + y²। तो x का स्क्वायर मतलब 1 मिलेगा, प्लस y का स्क्वायर मतलब 3 मिलेगा, तो ये आएगा 2। सो r मिल रहा है आपको 2। अब बात करेंगे tan थीटा की, तो tan थीटा आएगा y/x दैट इज -√3/1, तो -√3 भी लिख सकते हो। तो बस यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, देखना है √3 tan के कौन से एंगल का वैल्यू √3 होता है, 60 का। ठीक है, sin 60/cos 60, तो tan 60 मतलब π/3 का वैल्यू होता है। अभी आपको यहां पर सोचना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल आपको निकालना है, क्योंकि देखिए आप ऑब्वियसली आप नेगेटिव tan को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव tan में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला अलग एंगल का रिलेशन नहीं यूज करना है, जो कि tan ऑफ π - थीटा वाला होगा, वो नहीं यूज करना है। क्यों, क्योंकि आपका एंगल लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। इस बात को समझिए, अगर एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो आपको रिलेशन यूज करना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ही, दैट इज आप इसको लिखेंगे tan ऑफ 2π - π/3। यहां पर बच्चे गलती कर देते, जो भी गलतियां होती हैं। सो tan ऑफ 2π - थीटा मतलब 2π मतलब 360, उसमें से π/3 गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल रहेगा, तो ये सही होगा। ठीक है ना, अगर यहां पर हम लोगों ने गलती कर दी तो आप दूसरे पॉइंट का लोकेशन बता देंगे, क्योंकि रोटेशन गलत हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो tan ऑफ क्या बन गया ये 3 2 6, 6π - π दैट इज 5π/3। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज थीटा का वैल्यू क्या रहेगा 5π/3। ओके, सो देयरफॉर आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए r, थीटा, तो 2, 5π/3 ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब बात करेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन की, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है 3/2, 3√3/2। तो r तो आप निकाल लेंगे बेटा, r क्या है रूट के अंदर, इसका स्क्वायर मतलब 9/4, इसका स्क्वायर मतलब 9 × 3/4, तो ये बन जाएगा 9 + 9 3 = 27/4, तो ये आ जाएगा
36/4 दैट इज 9, तो 3 आएगा आपका रेडियस वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर। और फिर tan थीटा इज इक्वल टू y/x, सो 3√3/2 डिवाइडेड बाय x दैट इज 3/2, 2 विल गेट कैंसिल, तो बोला क्या आपको √3, तो मतलब एंगल कौन सा है 60 डिग्री का, दैट इज π/3। अब यहाँ पर कुछ करने की क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ऑब्वियसली π/3 इज द करेक्ट आंसर। तो जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्जन करते हो तब आपको इस चीज के तरफ ध्यान देना ही है कि आपका पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग आपको एंगल निकालना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये वाला ज्यादातर आसान होता है। यहाँ पर भी अलाइड एंगल यूज करना होता है 7π/3 निकालने के लिए, लेकिन कई सारे बच्चे ये निकाल पाते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्री है, 11th के अंदर ये पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। जो गलती करते हैं ना वो इसकी तरफ देख के करते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। अब इसके बाद का जो वीडियो बनेगा वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का नेक्स्ट आएगा, मतलब एक्चुअल में हम लोग देखेंगे कि किसको क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालना मतलब क्या होता है। सो गुड बाय।